सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो वंस अगेन बाजार की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। तो इस परफॉर्मेंस के पीछे का रीज़न क्या है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के बारे में। सो आज के दिन निफ्टी को देखोगे तो मॉर्निंग में जो परफॉर्मेंस देखने को मिला था उसके मुकाबले अभी का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो काफ़ी बेटर है। मॉर्निंग में वंस अगेन निफ्टी में आपको 1% से ज़्यादा की फॉल देखने को मिली थी, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 0.89% की फॉल है। पॉइंट वाइज अगर हम बात करें तो 220 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इतनी ज़बरदस्त गिरावट कल के दिन भी देखने को मिला था और आज के दिन भी देखने को मिली है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो बेसिकली देखा जाए तो 5 की रीज़न्स आपको मिलेंगे जो कि कल के दिन की गिरावट और आज के दिन की गिरावट का कंप्लीट क्रेडिट ले सकते हैं। तो पहला रीज़न दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, आपने सुन ही रखा होगा कि इजराइल ने स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, यानी कि बोल सकते हैं ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसमें इजराइल ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर कल के दिन और काफ़ी सारे लोगों ने जान गंवाया भी है। ये एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुकी है। और ये जो काफ़ी सारे लोग की मैं बात कर रहा हूँ, ये ईरान के टॉप ऑफिशियल्स की बात हो रही है जो इनके बोल सकते हैं डिफेंस को रूल करते थे। तो ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो मार्केट सेंटिमेंट्स को नो डाउट डिस्टर्ब करती हुई नज़र आई है। और ये सारी चीज़ें किसी को अगर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है तो वो है क्रूड ऑयल के मार्केट को। क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग डे आपको इस न्यूज़ की वजह से 10% तक ऊपर जाता हुआ दिखा, क्योंकि ईरान भी अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात करें तो उसमें एक अच्छा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। और जब भी वॉर जैसी सिचुएशंस क्रिएट होती है तो क्रूड ऑयल के शॉर्टेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और डिमांड तो शुरू से है। इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अक्सर वॉर के न्यूज़ की वजह से हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि रशिया यूक्रेन टाइम पे भी देखने को मिला था और अब हमें इजराइल और ईरान के टाइम पे भी देखने को मिल रही है। अब इंडिया जैसे कंट्री जो कि क्रूड ऑयल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है, टोटल नीड का 85% हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 10% क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ाने वाला काम कर सकता है। तो इस वजह से इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अब ऐसे पैनिक टाइम पे क्या होता है, इन्वेस्टर्स थोड़े से आप बोल सकते हैं अपने मोड को बदलते हैं इन्वेस्टिंग का। लाइक अभी सभी चीज़ें अगर नॉर्मल रहेंगी तो वो थोड़े एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज़ में, बट जब अनसर्टिनिटी बनी रहती है तो वो सेफ़ जगह जाना प्रीफर करते हैं। और सेफ़ जगह हमें कहाँ मिलती है, बॉन्ड्स में मिलती है, गोल्ड्स में मिलती है। तो अभी के टाइम पे क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है उसमें आपको थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। आज के दिन गोल्ड में भी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर बात करें रुपीज़ और डॉलर्स के फाइट की, तो रुपीज़ वंस अगेन एक लो हिट करती हुई नज़र आई है। लो तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि पहले के मुकाबले रुपीज़ का जो पोजीशन है वो थोड़ा वीक होता हुआ नज़र आया है। रुपीज़ ने 86 का जो मार्क है उसको ब्रीच कर दिया है, यानी कि क्रॉस कर दिया है। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो अनसर्टिनिटी है। उसके अलावा दोस्तों टैरिफ अनसर्टिनिटी, जिसके बारे में उतना ज़्यादा तो बात अब होगी नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे नेगोशिएशन चल रही है और ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नहीं दे सकते जितना इंपॉर्टेंस हम दो कंट्री के बीच के वॉर को दे सकते हैं। तो इस वजह से इसको भी आप नोट कर सकते हैं रीज़न के तौर पर। बट हाँ, मेन जो रीज़न है वो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है और इसी वजह से बाजार का परफॉर्मेंस पिछले बैक टू बैक 2 दिन में आपको वीक होता हुआ देखने को मिला है। और इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से मार्केट को उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता। मार्केट को मतलब होता है कि इस वजह से सप्लाई चेन में कोई डिस्टर्बशन नहीं होनी चाहिए। और क्रूड ऑयल में लास्ट ट्रेडिंग डे 10% की जो तेज़ी दिखी उस वजह से नो डाउट इससे तो मार्केट फील कर ही रही है, सप्लाई चेन में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी की रीजंस हैं जो कि मार्केट को आज के दिन नीचे ले गए हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है कि मार्केट क्यों गिरा है। बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट ट्रेडर पाजी का है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दिख रहा है, बट इनका लाइसेंस नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अलावा स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट सिखा चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। और ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों के लिए ये यूज़फुल रहा है।
और सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे कॉल्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर आज ही इनके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में। सो पहली कंपनी का नाम है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों IRFC एक न्यूज़ की वजह से आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में है। फोकस में रहने का रीज़न यहाँ पर ये है कि IRFC ने दोस्तों लोन एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? NTPC के साथ। कितने अमाउंट का लोन? तो दोस्तों वो है 5,000 करोड़ का नंबर, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा लोन एग्रीमेंट IRFC ने साइन किया है NTPC के साथ। अब इसके रीजंस क्या है? तो NTPC दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि एक एनर्जी जायंट है, उसको बड़े अमाउंट की नीड होगी, छोटा मोटा अमाउंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब NTPC कैपेसिटी एक्सपेंशंस पे ध्यान दे रही है, तो इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि वो फंड रेज़ करेंगे, इक्विटीज़ के जरिए भी कर सकते हैं और डेट के जरिए भी कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे वो फंड रेज़ कैसे करते हुए नजर आए? डेट के जरिए। 5,000 करोड़ का लोन एग्रीमेंट साइन किया है NTPC और IRFC के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि IRFC अभी तक जितना भी लोन्स हमें देती हुई नज़र आती थी, इसको छोड़कर वो रेलवे सेक्टर की कंपनीज़ को ही देती हुई नज़र आती थी। बट अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि रेलवे सेक्टर से बाहर निकलकर अदर एरियाज़ में भी कंपनी आपको फाइनेंसिंग करती हुई नज़र आ रही है। और इससे रिलेटेड कंपनी ने एक न्यूज़ भी हमें कुछ टाइम पहले नहीं, मतलब कुछ महीने पहले सुना रखी थी कि वो अब रेलवे सेक्टर से बाहर निकलकर रिन्यूएबल सेक्टर या फिर एनर्जी सेक्टर में भी फाइनेंसिंग करेगी। उसके लिए इन्होंने MOU भी साइन किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूज़ IRFC के लिए बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके जो लोन बुक है उसमें थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें मेंशन किया गया है कि ये कंपनी जो है IRFC वो MOU साइन कर रखी है किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ। एवरी ईयर MOU इनका साइन होता है। अब इसमें क्या है कि जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, उसकी फाइनेंसिंग हमें IRFC की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है रेलवे सेक्टर की, लाइक RVNL की बात करें या फिर राइट्स की बात करें या फिर आर्कोन इंटरनेशनल की बात करें, उनको जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स की बेसिकली बात हो रही है, उनको फाइनेंसिंग का काम IRFC अब बोल सकते हैं IRFC ही करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने फील्ड में तो ये कंपनी बड़ी थी, बट अपने फील्ड से थोड़ा बाहर निकलकर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। सो दोस्तों अगर HAL की बात करें तो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और आज के दिन मार्केट ज़रूर ख़राब आपको दिख रही होगी, बट एक सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है और वो है इंडिया का डिफेंस सेक्टर। अगर निफ्टी इंडिया के डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो उसमें करीब आज के दिन आपको 1.29% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक इंडेक्स में 1.29% की तेज़ी दिख रही है। इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि इंडेक्स में जो कंपनीज़ होंगी उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली होगी। अब देखा जाए तो आज के दिन आइडिया फोर्ज की बात करें, HAL की बात करें या फिर कोचिंग शिपयार्ड की बात करें या फिर किसी भी डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, सभी में आपको अप टू 8% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। रीज़न इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। जब दो देश लड़ती हैं तो अक्सर दूसरे देश को प्रॉब्लम होती है, मतलब दो देश अगर लड़ रही है कोई तीसरे देश को ज़रूर प्रॉब्लम होगा, बट प्रॉब्लम कुछ सेक्टर में हो सकता है, बट एक सेक्टर उनका अच्छा कर सकता है और वो है डिफेंस सेक्टर। क्योंकि अगर हम इंडिया की सिर्फ बात करें तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर है, हमारी जो डिफेंस कंपनी, उनके वैल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी बड़ा वैल्यू है उसका। और वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमारी कंपनी सिर्फ इंडियन डिफेंस को ही सपोर्ट नहीं करती, उसके अलावा जो बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो जो अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती है, अपने डिफेंस कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में भी हमारी कंपनी का भी काम होता है। तो इसका मतलब ये है कि इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डिफेंस कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकती हैं इंडिया के बाहर से, लाइक ईरान से आ सकता है, इजराइल से आ सकता है, क्योंकि मेनली इंडिया जो है वो थोड़ा न्यूट्रल रिएक्ट करने की कोशिश करता है। तो इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ सकती हैं और इस वजह से कल के दिन जो ये अटैक देखने को मिला, उस वजह से आज के दिन हमारी जो डिफेंस कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिल रही है। बट इन सारी चीज़ों के बाद HAL से रिलेटेड कुछ पर्सनल न्यूज़ भी हमें सुनने को मिल रहा है। अब ये न्यूज़ क्या है तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम प्रचंड हेलीकॉप्टर की बात करें तो उनकी ऑपरेशंस के लिए क्लियरेंस मिल चुका है आफ्टर सेफ्टी ओवरऑल। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझो। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का भी अप्रूवल मिला था HAL को
HCL को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब देखो पास्ट में क्या हुआ था, 5 जनवरी की बात है, पोरबंदर में एक क्रैश हमें देखने को मिला था हेलीकॉप्टर का। और उस क्रैश की वजह से क्या है कि काफ़ी सारे सेफ्टी जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक इन्वेस्टिगेशंस की बात करें या फिर सेफ्टी अपग्रेड्स की बात करें, उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो उस टाइम पे क्या है कि प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें या फिर हमध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें, इसके ऑपरेशंस का क्लियरेंस HCL को नहीं मिल रहा था इस एक्सीडेंट के बाद। बट काफ़ी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद ध्रुव का क्लियरेंस मिल चुका है और अब हमें प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर की भी क्लियरेंस मिल चुकी है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस मतलब उसको बनाने का काम अब HCL कर सकती है। काफ़ी सारी जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने के बाद ये सारी क्लियरेंस मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस न्यूज़ को बिज़नेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो अच्छा ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बट हाँ, इस सारी चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रेलवे नहीं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों इरेडा आज के दिन परफॉर्मेंस थोड़ा वीक बोल सकते हैं रिपोर्ट करती हुई दिखी है। अब इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि पिछले महीने इरेडा ने एक इंसॉल्वेंसी फाइल किया था किसके अगेंस्ट, गेंसोल इंजीनियरिंग के अगेंस्ट। आप सभी को पता है रिसेंटली गेंसोल इंजीनियरिंग का परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट पे काफ़ी ख़राब रहा है। काफ़ी सारे बड़े एलिगेशंस इन कंपनी के मैनेजमेंट पे लगती हुई देखने को मिली है। स्टॉक भी बहुत बुरा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। इनफैक्ट बोल सकते हैं कि एक तरह से एक बड़ी कंपनी ख़त्म होती हुई नज़र आई है। अब देखा जाए फ़िलहाल यहाँ पर इस कंपनी को जो भी कंपनी ने लोन दे रखा था उनके लोन रिकवरी की भी बात चल रही थी। बट इरेडा का भी नाम हमें देखने को मिला था। इरेडा ने टोटल जो लोन दे रखा था वो 510 करोड़ था। अब इरेडा ने जब इंसॉल्वेंसी फाइल किया था, यानी कि इनकी दिवालिया घोषित करने का फाइल किया था NCLT को, उसको गेंसोल इंजीनियरिंग ने एडमिट कर लिया है, यानी कि उनको वो एक्सेप्ट कर चुकी है। तो अब एक तरह से ये चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी है कि 510 करोड़ का जो नंबर है इरेडा ने जो फाइनेंस किया था गेंसोल इंजीनियरिंग को, वो अब रिकवर नहीं आएगा, वो पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब इस वजह से काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि क्या इरेडा के लिए ये बहुत बड़ी सरदर्द है, बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। 510 करोड़ को छोटा रकम तो होता नहीं है, तो बिल्कुल बात है, छोटा रकम तो होता नहीं है। बट अगर हम इरेडा की बात करें तो इरेडा के लिए ज़रूर वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, क्योंकि अगर इनके लोन बुक को देखोगे FY25 के फर्स्ट हाफ तक, तो इनके डाइवर्सिफाइड लोन बुक का वैल्यू था 64 करोड़। अब फर्स्ट 2 नंबर को छोड़ दो, लास्ट का 3 को भी अगर देखोगे तो उससे भी लोन का जो अमाउंट था वो छोटा ही है। तो इससे आप बोल सकते हैं कि ये न्यूज़ इरेडा के लिए बैड न्यूज़ ज़रूर है, बट इतनी बड़ी बैड न्यूज़ नहीं है कि इरेडा पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा मैं बता देना चाहूँगा। और इरेडा एक फाइनेंस कंपनी है, और इरेडा की बात छोड़ो, अगर किसी भी फाइनेंस कंपनी का रिकॉर्ड देखोगे तो लोन डिफ़ॉल्ट तो फाइनेंस में हमें देखने को मिलता ही है। मैक्सिमम टाइम तो लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होती है, मिनिमम टाइम्स हमें देखने को मिलती है। बट लोन डिफ़ॉल्ट का जो नंबर है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। NPS इससे आपका बढ़ जाता है, और NPS इरेडा का उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ को बैड न्यूज़ की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं, बट बहुत बड़ी बैड न्यूज़ हम इसको नहीं बोल सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना, और इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सीखने पर्पज़ के लिए आप ले सकते हैं, सीखने के लिए समझ सकते हैं, बाकी इसको रिकमेंडेशन मत मानना। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसने रिसेंटली स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी 1:5 के रेशियो में। जाइडस वेलनेस इस कंपनी का नाम है। 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। इसका मतलब एक शेयर के बदले ये कंपनी ने 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था अपने इन्वेस्टर्स को। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।